नमस्कार। नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मोकामा की लड़ाई सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है। और चर्चा में ये इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अनंत सिंह जेल पहुंचते हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रोड शो करने को उतर जाते हैं और कहते ये हैं कि अनंत सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया है। और फिर क्या था, सड़कों पर लोगों ने जिस तरीके से ललन सिंह और सम्राट चौधरी का स्वागत किया, वो देखते बन रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले चुनाव में अगर हम 2019 की बात करें, 20 की बात करें, तो यही ललन सिंह अनंत सिंह के भयानक विरोधी बताए जा रहे थे। फिर ललन सिंह के दिमाग में ऐसा क्या आया कि अब वो अनंत सिंह का प्रचार संभालने खुद मैदान में उतर गए। जरा सोचिए, एक केंद्रीय मंत्री जो कि मैदान में उतरे हैं और उतरे भी हैं किसके लिए, तो जिन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह को ये एक राजनीतिक मौका दिखा। ललन सिंह क्या एक जाति के सर्वश्रेष्ठ नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं? क्या एक वोट बैंक अपने साथ करना चाहते हैं? आखिरकार यही ललन सिंह, जी हाँ, यही ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह की बात कर रहा हूं। यही ललन सिंह 2019 में जबरदस्त विरोधी बताए जाते थे और ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद अनंत सिंह के हैं, उनके समर्थकों के हैं, उनकी पत्नी के हैं। ऐसे में सब है कि ललन सिंह के दिमाग में आया क्या। वैसे सच कहते हैं, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कौन दुश्मन, ये तो कोई कह नहीं सकता। क्योंकि देखिए ना, लालू प्रसाद किसके खिलाफ कल रोड शो करने उतरे? जी हाँ, लालू प्रसाद रोड शो करने उतरे रामकृपाल यादव के खिलाफ और रीतलाल यादव के पक्ष में। जरा सोचिए, खुद ही वो उतरे तो किसके? श्याम रजक के विरोध में। तो यह साफ बताता है कि चाहे दोनों दल हो, उसका अपना भले ही बाहुबली हो, लेकिन बाहुबलियों को जिताने के लिए बड़े बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। पर मोकामा की चर्चा आज हम करेंगे। मोकामा में अंदर खाने चल क्या रहा है, अनंत सिंह के खिलाफ साजिश क्या हुई, खुद ललन सिंह मैदान में क्यों उतरे, सम्राट चौधरी खुद चुनावी मैदान में तारापुर से लड़ रहे हैं और बहुत स्मूथ सेलिंग नहीं है, बड़ा आसान नहीं है उनके लिए चुनाव। लेकिन वो मोकामा पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं और रोड शो भी ऐसा करते हैं कि गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और इलेक्शन कमीशन को केस करना पड़ता है। तो मोकामा की राजनीति क्या है? अनंत सिंह जेल में बंद है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश की नजर मोकामा पर क्यों पड़ी हुई है? क्या दो बाहुबलियों के उतरने से मोकामा में दहशत है? कैसी है स्थिति, हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, स्थानीय जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि ललन सिंह का क्या कहना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। एकाध नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। ललन बाबू प्रचार में गए और उन्होंने यह मंतव्य दिया कि एक आदमी, एक नेताजी, तो नेताजी है कौन, वो नेताजी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, यह भी नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा कि एक नेताजी अगर जिद करें तो उनको साथ में ले जाके वोट दिलवा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि वह चाहे तो अपंग होगा या दिव्यांग होगा या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा। ऐसा तो कोई नाम लिया नहीं। उन्होंने यह कहा कि वो जिद करे तो अपना वोट उनके साथ जाके दिलवा दीजिए, बाद में उनको घर में नज़रबंद कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबको नज़रबंद कर दो घर में। आरजेडी कह रही है और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये गरीबों को वोट देने से वंचित करने की बात हो रही है। तेजस्वी जी, आप गरीब की चिंता करने लगे।
आप भला लालूवाद विचारधारा हमारा है? कौन माई का लाल पैदा लिया है जो अति पिछड़ा दलित और समाज के गरीब तबका चाहे सामान्य तबका हो उसको वोट देने से रोक दे? अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह कह रहे हैं अनंत बाबू, लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस बयान के मायने पूछ रहे हैं। और सही मायने में आपको बताएं तो नीरज कुमार अनंत सिंह का विरोध करते रहे। जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया था, और जब राजीव रंजन सिंह और अशोक चौधरी गए थे तब भी नीरज कुमार बढ़ते थे। मतलब जेडीयू में भी नीरज कुमार का धड़ा है जो कि अनंत सिंह को इतना समर्थन देने को सही नहीं मानता और टिकट का विरोध करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोकामा की राजनीति किस ओर जा रही? अनंत सिंह जेल गए तो अब मोकामा की हवा अनंत सिंह के पक्ष में बहने लगी। बड़ा सवाल यह उठता है कि जेडीयू क्या दो धड़े में बटा हुआ है? आरजेडी जिस बात की चर्चा कर रही है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान का मतलब यह है कि गरीबों को घर से बाहर निकलने मत दीजिए, उनको वोट देने से वंचित रखिए। जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है, जबरदस्त राजनीति चल रही है। और ये राजनीति सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के बीच में नहीं है। आपको बता दें जनसुराज के भी कई कार्यकर्ता हैं जो कि खुल करके कह रहे हैं कि अनंत सिंह की तरफ हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट सही नहीं आया, क्योंकि उसको जनसुराज का समर्थन नहीं चाहिए, उसको बाहुबलियों का समर्थन चाहिए। तो पीयूष प्रियदर्शी भी पिक्चर से बाहर नहीं है, क्योंकि दुलार चंद यादव उनकी हत्या हुई, दिवंगत हो चुके हैं, पर भी बाहुबली होने का आरोप है। 1991 में ही सीताराम सिंह की हत्या में वो नामजद आरोपी थे। ऐसे में सवाल उठता है कि मोकामा की राजनीति किधर जा रही है? अनंत सिंह जीत रहे हैं या हार रहे हैं? उनका पलड़ा भारी है। सूरजभान सिंह जो जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में, उनकी स्थिति क्या है? ये ट्रायंगुलर फाइट है या ये दो लोगों के बीच की लड़ाई हो गई? लड़ाई किस ओर जा रही है? अंदर खाने क्या चल रहा है? ललन सिंह ने खुद कैंपेन अपने हाथों में कैसे संभाल लिया है? दरअसल ललन सिंह की राजनीति इसके पीछे क्या है? हम तमाम चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद दरअसल वहां का पॉलिटिक्स का रुख किस ओर मोड़ गया है। सारी बातों की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं प्रियदर्शी रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है प्रियदर्शी रंजन जी। और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक बस जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत स्वागत है आलोक बस जी। राम बंधु बस जी हैं, राम बंधु बस जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा प्रियदर्शी रंजन के पास। प्रियदर्शी रंजन, ये बताइए अनंत सिंह की स्थिति कैसी है? खुद बेउर जेल में हैं और ललन सिंह अपने चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने हमेशा नीतीश कुमार के का सम्मान किया। मतलब एक बाहुबली की तारीफ की जा रही है कि वो कानून व्यवस्था के का सम्मान किया। जब उनको जेल भेजा गया तब वो जेल चले गए। लेकिन आपको मालूम है कि अनंत सिंह का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि हमको किसी गरीब और मजलूमों के साथ गलत होगा, हम 1000 बार जाएंगे, जो किए हैं वही करेंगे। जो सोनू साथ उनकी लड़ाई हुई थी, गोलियां छूटी थी, हम 1000 बार जेल जाएंगे, एफआईआर होगा, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पर उनके पक्ष में उतर गए हैं। क्या दिखाई पड़ता है? इस राजनीति के पीछे है क्या? देखिए, इस राजनीति के पीछे है कि इसको सिर्फ मोकामा तक समेटा नहीं जाए, इससे एक मैसेज देने की कोशिश पूरे बिहार भर में हो रही है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है आरजेडी के जो हार्डकोर वोटर है उनके बीच और एनडीए के जो हार्डकोर वोटर है उनके बीच, और किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इन दूरी का असली मजबूती दोनों के तरफ कौन कौन सी जातियां हैं।
आरजेडी की कौन सी जाति है जो सबसे मजबूत जाति है और एनडीए की कौन सी जाति है जो सबसे मजबूत जाति है। तो ये परसेप्शन कहीं न कहीं बनाने की कोशिश हो रही है कि उनके तरफ से अगर एकजुट है तो इधर से भी एकजुट हैं हम लोग। ललन सिंह ने जिस तरीके से मोकामा में आकर के कमान सँभाला, एक बड़े नेता, एक कद्दावर नेता जिनको एक विधानसभा तक आप नहीं समेट सकते हैं। पूरे राज्य भर की ज़िम्मेवारी है उनके ऊपर, चूँकि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 वाले ओहदे वाले जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसमें कहीं न कहीं ललन सिंह टॉप पर हैं। आज भी इनको देखा जाता है कि एनडीए की जो रैलियाँ होती हैं, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर कोई सबसे ज़्यादा रैलियाँ साझा कर रहा है, रोड शो कर रहा है, तो वो नेता है ललन सिंह। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि मैंने मोकामा का कमान सँभाल लिया। अनंत सिंह ने हम नीतीश कुमार का हमेशा इज्जत किया है। कहीं न कहीं मामला कुछ इस तरीके से है कि कंक्लूसिव एविडेंस जो सोशल मीडिया में लगातार कहा जा रहा है। एक धड़ा यह मान रहा है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था जिसके आधार पर अनंत सिंह के खिलाफ मामला बनता हो। उसके बावजूद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया या इन्होंने सरेंडर किया, जो कुछ भी मामला हो। लेकिन इसके बाद जो उमड़ रहा था कि क्या जनता दल यूनाइटेड क्या स्टैंड करेगी? क्या अनंत सिंह को अकेले छोड़ देगी? पहले भी इस तरीके से होता रहा है। अनंत सिंह कई बार जनता दल यूनाइटेड से नाराज हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेले छोड़ दिया जाता है। तो क्या उनको अकेले छोड़ दिया जाएगा पार्टी के भीतर? ये एक बड़ा सवाल था। उस सवाल को ललन सिंह ने खत्म किया, मोकामा में आकर के। और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मैंने कमान सँभाल लिया है। अनंत सिंह के अंदाज़ में मुरेठा बाँधा गया ललन सिंह को। ललन सिंह उसी तेवर और उसी तासीर के साथ मोकामा की जनता को संबोधित कर रहे थे, जिसके लिए अनंत सिंह वहाँ छोटे सरकार के तौर पर अपने आप को प्रेज़ेंट करते थे। यानी गरीब-गुरबा सभी को साथ लेकर के चलने वाला, जनता के बीच में रहने वाला उस तरीके से। ये एक बहुत बड़ा मौका था। अभी तक अदावत की भी कहानी ललन सिंह और अनंत सिंह में कई बार अदावत भी हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ गए थे ललन सिंह के खिलाफ। बावजूद दोनों के रिश्ते कहीं न कहीं आत्मीय तौर पर जुड़े हुए रहते हैं। ये लोग दूर जाते भी हैं, पास आ भी जाते हैं। और अनंत सिंह की जो छवि है इलाके में, वो कहीं न कहीं अकेले भी चुनाव जिता लेने वाली की छवि है। तो जनता दल यूनाइटेड को भी लग रहा था कि अगर अनंत सिंह का पलड़ा भारी है, तो क्यों न इसमें और एज दिया जाए और इस सीट को मजबूत किया जाए, जो एक सीट निकल सकता है। चूँकि अनंत सिंह ने मोकामा में साबित किया है, निर्दलीय जीत करके। 2015 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथ थे, दोनों जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ में थे। इसके बावजूद नहीं, पर चुनाव सवाल ये जीतने में उठता है, अनंत सिंह प्रियदर्शी कामयाब रंजन प्रियदर्शी रंजन, मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव था और ललन सिंह के विरोध में कौन उतरे थे? आपको याद होगा, अशोक महतो की हुए। पत्नी। और उस चुनाव को लालू प्रसाद फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड करना चाह रहे। 24 का लोकसभा चुनाव देख, पर 2025 के विधानसभा चुनाव आते आते आरजेडी ने 14 भूमिहारों को टिकट दिया, जो मेरे पास आंकड़ा है। अगर आप लोग के पास कुछ और है तो बताइएगा, करेक्ट करिएगा। रामबंधु बस जी, सवाल ये उठता है कि आज भूमिहार का नेता कौन हो, क्योंकि बड़े केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से उनका समर्थन किया, ललन सिंह को लगा कि अब समय है कि इस जाति को नेतृत्व प्रदान किया जाए। तो ये अवसर उनको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं खुद मैदान में उतर गया हूं और अब मैं ही चुनाव प्रचार करूंगा। मुरेठा भी उन्होंने बांध लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये हृदय परिवर्तन 2024 के लोकसभा से हुआ है, या ये हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें राजनीति को एक मौका दिख रहा है कि ये अवसर है भूमिहारों का नेता बनने का। और क्यों नहीं, जब जाति की पॉलिटिक्स बिहार में आ भी है, तो हम भी एक जाति के नेता बन जाए। जी निश्चित तौर पे दुलारचंद हत्याकांड के बाद बिहार में जिस तरीके से जातिगत ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि एक तो दुलारचंद हत्या के 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के बेहद आपत्तिजनक उनका बयान था। तो एक कहीं न कहीं उस क्षेत्र में दुलारचंद को लेकर के एक जातिगत तनाव तो था ही। संयोगवश या षड्यंत्रवश जैसे भी हो, अनंत सिंह पे इनके हत्या का आरोप
लग रहा है, वैसे में जो जातिगत ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें खासकर जो भूमिहार जाति के बीच में जो सहानुभूति बढ़ी है, वहां से ऐसे पहले से ही अनंत सिंह बेहद लोकप्रिय रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं और 2024 के चुनाव में उनकी ताकत को ललन सिंह बखूबी समझे भी हैं अपने समर्थक के रूप में। तो उनका जितना भी पहले से वहां उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें और इजाफा हुआ है इस हत्याकांड के बाद। तो ऐसे में एक संभावनाएं बनती हैं कि उनको जेल में जाने के बाद एक भूमिहार जाति के नेता के रूप में ललन सिंह का आना और अनंत सिंह को अनंत बाबू कह के बहुत ही बोल्ड तरीके से अनंत सिंह का समर्थन करना और ये बताना कि उन्हें फंसाया गया है, दोषी को सजा होगी, ये सारे जो उनके बयान हैं, ये बताता है कि वो अब उस क्षेत्र में, वो पूरे क्षेत्र में और खासकर इस जाति में राज्य स्तर पर भी वो एक नेता के रूप में उभरने का जो एक अवसर आया है, उसे वो गंवाना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से जातिगत तनाव हुआ था और यादव और धानुक समाज इन दोनों के बीच जिस तरीके से मोकामा में सामंजस्य स्थापित हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कहीं अब मोकामा अगरी और पिछड़ी की राजनीति में फंस न जाए। तो इसलिए अनंत सिंह पे एक दबाव दिया गया पार्टी की ओर से कि अगर वो जेल में जाते हैं तो उनको सहानुभूति, उनके लिए एक सहानुभूति की लहर चलेगी और वो ऐसे भी जीतते हैं, पहले भी जीते थे और फिर और ऐसे भी वो सहानुभूति की लहर में और अधिक वोटों से जीत जाएंगे। तो नहीं, ऐसा हुआ भी तो और इसका फायदा ये आपने हुआ कि कई सीटों पे जो तनाव हुआ था उनमें, जी, कई सीटों पे जो तनाव था उनमें अगरी बनाम पिछड़ी की जो राजनीति थी, जो एक डर था कि उभर सकता है, उस पे लगाम भी लगा है और खासकर सवर्णों में एकजुटता आई है। देखिए बड़े पैमाने पे जो आरजेडी की ओर से भूमिहार समाज को टिकट दिया गया तो इसका खतरा कई सीटों पे था। इस घटना के बाद भूमिहार समाज में भी एनडीए के प्रति ध्रुवीकरण निश्चित तौर पे होगा और इसका प्रभाव केवल मोकामा में नहीं, बाढ़, लखीसराय और सूर्यगढ़ा सहित दानापुर जैसे सीटों पे भी होना है कि जहां पे राम कृपाल यादव और रीतलाल यादव आमने सामने हैं। तो यादव वोटों में भी ध्रुवीकरण होगा और भूमिहार वोटों में पूरे राज्य स्तर पे एक ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में जितनी प्रमुखता से ललन सिंह आए हैं तो निश्चित तौर पे राज्य स्तर पे भूमिहार समाज की एक सहानुभूति उनके तरफ गई है और अनंत सिंह का तो जीतना तय है। देखिए ये कितना अपने आप में ललन सिंह का मास्टर स्ट्रोक है कि अनंत सिंह तो ऐसे भी जीते थे, इस घटना के बाद और अधिक जीतेंगे। यहाँ पे बैकफुट पे तो चले गए हैं सूरजभान सिंह, क्योंकि दुलारचंद के 100 के साथ जो काफिला था वो वीणा देवी की मौजूदगी में जिस तरीके से भूमिहार समाज को जाति सूचक गालियों के साथ बार बार संबोधित किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अगर कोई बैकफुट पे गया है, अपनी जाति में अगर किसी का आक्रोश, एक नया आक्रोश झेलना पड़ेगा तो वो वीणा देवी का ही है या सूरजभान सिंह को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में एक चलिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम बंधु बस जी, सवाल ये उठता है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये यादव और धानुक समाज का गोलबंदी ना हो जाए, क्योंकि धानुक समाज परंपरागत तौर पर जेडीयू का वोटर माना जाता है। मेरे साथ आलोक वत्स जी भी हैं और कल जिस तरीके से सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने रोड शो किया, तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि भाई सम्राट चौधरी भी तो कुशवाहा समाज से आते हैं और एनडीए के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो ललन सिंह ने यह मैसेज देने का काम किया कि भाई ये जो वोट बैंक है जो जेडीयू का रहा है वो जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी के बारे में कहा जाता है कि वो धानुक समाज से, और वो वही कोशिश कर रहे थे कि दुलार चंद यादव को साथ लेकर के वो यादव और धानुक समाज का एक बड़ा वोट बैंक बनाए। कल ललन सिंह ने इस प्रयास को, जो कि पीयूष प्रियदर्शी का प्रयास है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जातिगत राजनीति से परे रियल पॉलिटिक्स को देखा जाए तो कतई नहीं कहा जाएगा ये कि आप हकीकत देख पा रहे हैं। आलोक बस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कल सम्राट चौधरी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अनंत सिंह के प्रचार में सीधा रोड शो करते हैं और ललन सिंह तो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि कहते हैं ये कैंपेन ही मैं अपने हाथ में संभाल रहा हूं, मैं ही अब उनका प्रचार संभालूंगा। उनको फंसाया गया है। अनंत सिंह ने हमेशा नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था का सम्मान किया। कैसे देखते हैं?
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते देख रहा हूं। जिस तरीके से अनंत सिंह ने बयान दिया कि मेरे साथ 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, 10 गाड़ी पीछे रह गई, क्या हुआ नहीं मालूम। उसके बाद जिस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक पर्टिकुलर आदमी को घर में पैक कर दो, क्या ये लोकतांत्रिक भाषा है? आप चुनाव वाले दिन किसी को घर में पैक करने की बात कर रहे हैं। और सही कहा है वत्स जी ने कि पूरे बिहार में क्लियर लाइन हो गया है। इस सारे घटनाक्रम के बाद ओबीसी बैकवर्ड वोट बहुत तेजी से यूनाइट किया है। भूमिहार कितना सफल ढंग से यूनाइट करेगा और क्या उसके नेता बन पाएंगे ललन सिंह, इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी पिछले 2 दशकों से तो कोई भूमिहार का कद्दावर लीडर पैदा नहीं हो सका। कुछ दिनों तक गलतफहमी के शिकार रहे भूमिहार डॉक्टर सीपी ठाकुर के नेतृत्व में, लेकिन वो परिवारवाद में ही सिमट के रह गए। जनमोहन राय जी कद्दावर नेता थे, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वो ढलान पर चले गए। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक नेता है भूमिहारों के, लेकिन असली नेता कोई उभर के नहीं आ पाया है राज्य के स्तर पर। गिरिराज सिंह को भी कुछ पॉकेट में लोग मानते हैं नेता, लेकिन राज्य स्तर पर वो भूमिहार के नेता स्थापित नहीं हो सके। इस घटनाक्रम से जो एक मैसेज जा रहा है बिहार के जनता को, ऐसे लोग टिकट ले लेते हैं और उसके बाद बड़े बड़े नेता इनके रैलियों में इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में एक बार अनंत सिंह भी ललन सिंह के खिलाफ लड़े थे। ये अदावत में कैसे बदल गई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो AK-47 पर रिकवरी हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने सुना था कि ललन सिंह का हाथ है इनको अरेस्ट कराने में। लेकिन सही कहा आपने कि पॉलिटिकल मैरिज और पॉलिटिकल डाइवोर्स आज के दिनों में अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कोई नॉर्म्स ही नहीं है, वही हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव पर इसका जबरदस्त असर होने वाला है। जहां तक मेरी जानकारी है, विभिन्न इलाकों से बैकवर्ड हैव यूनाइटेड वेरी फोर्सफुली। अब आगे भूमिहार कितना असर डाल पाएंगे, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, उनके नंबर्स जो है, अब तो कोई बूथ लूटने वाली बात हो नहीं पाती है, नंबर्स में उनका गेम इतना मजबूत नहीं है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये आरजेडी और जेडीयू के बीच की लड़ाई है, पर एक फोर्स तो पीयूष प्रियदर्शी भी दिखाई पड़ रहे थे ना, और पीयूष प्रियदर्शी की कोशिश ही यही दिख रही थी। पीयूष प्रियदर्शी जी, एक चीज जान लीजिए पंकज जी, कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की, सूरज भान और अनंत सिंह की लड़ाई में ये बीच में ये पीयूष प्रियदर्शी बाजी मार ले। क्या प्रियदर्शी रंजन, ये सच्चाई है क्या? पीयूष प्रियदर्शी इतने बड़े पॉलिटिकल फोर्स हो गए हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो ये मान लिया जाएगा कि पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी के नेता के साथ कैंपेन कर रहे थे और कई जनसुराजी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने भी कल जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि अरे भाई, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन आप भी बाहुबली का सहारा ले रहे हैं, और अभी नई पार्टी है, आज सहारा ले रहे हैं, कल टिकट दीजिएगा। तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो बाकी सारी पार्टियां कर रही। तो वो काफी बेफर उठे थे, लेकिन राजनीति में ये सब कहने की बात होती है। कौन जीत दिला सकता है, उसके पास उम्मीदवार पहुंच जाते हैं। क्या आपको मोकामा में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है
कि अनंत सिंह और सूरजभान की लड़ाई में पीयूष प्रियदर्शी, क्योंकि उनकी गाड़ी में दुलार चंद यादव थे, उन्होंने खुद कहा है, तो क्या इसका फायदा पीयूष प्रियदर्शी को मिलने जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर पीयूष प्रियदर्शी की जीत होती है तो ये जनसुराज की जीत नहीं होगी, ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी, ये तेजस्वी यादव की पार्टी की जीत होगी। क्योंकि जिस पीयूष प्रियदर्शी की बात हो रही है, ये जनसुराज में विगत दिनों आए हैं, जब आरजेडी से टिकट कंफर्म हो गया वीणा देवी का कि वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी सूरजभान सिंह की पत्नी। पहले पीयूष प्रियदर्शी ही आरजेडी से दावेदार थे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये बांका से आते हैं, मोकामा के स्थानीय नहीं है, लेकिन धानुकों की संख्या देख करके भी इस क्षेत्र में आकर्षित हुए कि उनकी स्वजातियों की संख्या ठीक-ठाक है, इसीलिए यहाँ आए थे। कुछ दिनों पहले इन्होंने धानुक रैली, धानुक सभा, तमाम चीज़ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया, उनके लिए धानुकों को जुटाने के लिए सभाएँ की। तो इस तरीके की ये राजनीति कर रहे थे। जब वीणा देवी का अचानक एंट्री हो जाती है, उसके बाद ये जनसुराज की हो जाते हैं। और देखिए, पीयूष प्रियदर्शी जब प्रचार कर रहे थे तो उसमें इनके कार्यकर्ता कौन है? वही लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ हम जनसुराज का प्रचार करेंगे। यानी सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर कहीं न कहीं पीयूष प्रियदर्शी आज भी आरजेडी से कनेक्टेड है। ये दिख रहा है उनके चुनाव प्रचार में, उनकी शैली में भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीयूष प्रियदर्शी इस सीट पर जीत सकते हैं? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 1990 के बाद अनंत सिंह का फैमिली सिर्फ एक बार चुनाव हारा, 2000 में, जब सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को चुनाव हराया था। उसके अलावा उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अनंत सिंह का परिवार इस सीट पर चुनाव हारा है। उसके पहले भी जब मैं ठीक हूं तो शायद नहीं ठीक हूं तो नाम करेक्ट कर दिया जाएगा, श्याम सुंदर धीरज जो चुनाव जीतते थे, मोकामा से 2 बार विधायक रहे, उनके पीछे भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं दिलीप सिंह का हाथ होता था। तो इस मोकामा सीट पर अनंत सिंह एंड फैमिली का राजनीतिक दबदबा बहुत दिनों से रहा है और सिर्फ भूमिहारों के बदौलत नहीं रहा है, तमाम जातीय समीकरणों को साध करके रहा है। एक जाति के भरोसे आप इतने दिनों तक, इतने लंबे समय तक आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। वह भी तब जहां आप निर्णायक है, सर्वे सर्वा नहीं है। ये स्थिति, मोकामा की स्थिति पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र जैसी नहीं है, जहां आमने-सामने भूमिहार ही लड़े हमेशा और जीत वो हो जाए। ये सीट वैसी भी नहीं है मनेर विधानसभा जैसी, पटना जिला का ही, जहां पर यादव बनाम यादव होता है। यहाँ जातीय समीकरण भी बहुत निर्णायक होता है मोकामा में। आज भी अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए, यादव, धानुक, कुर्मी अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो भूमिहारों के बराबर ताकतवर हो जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन क्या वैसा होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि धानुकों और यादवों की बड़ी लड़ाई टाल के क्षेत्र में दशकों से रही है। ये एक प्लेटफॉर्म पर कभी आ नहीं पा रहे थे। धानुक और यादव, दुलारचंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी जरूर आ गए थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में दुलारचंद जी, लेकिन इनकी जातियां क्या एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यादव हमेशा धानुक से लड़ते रहे, धानुक यादव को अपना राइवल मानते रहे और इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं धानुकों के बीच में भी अनंत सिंह की लोकप्रियता थी, है, या अब पता चलेगा कि चुनाव के बाद बरकरार है या नहीं। अगर धानुकों ने नहीं वोट दिया तब माना जाएगा, लेकिन अभी तक अनंत सिंह का प्रभाव इस जाति पर भी है। तो यहाँ खंड-खंड में खंडित जो समीकरण है, उसमें किसी एक जाति विशेष को लाभ नहीं है। जो समीकरण को साध ले, वो चुनाव निकाल ले जाएगा। और जातीय समीकरण के लिहाज से आप देखिए, जिस तरीके से एक जाति को नाराज करने की कोशिश वीणा देवी के द्वारा हो गई, अनजाने में, जाने में जिस तरीके से, चूंकि शव यात्रा ठीक है, जिस ट्रैक्टर पर पार्थिव शरीर चल रहा था दुलारचंद यादव जी का, उस पर वीणा देवी बैठी थी और वहां से कुछ जाति विशेष के लोगों को गालियां दी जा रही थी। ये बात कुछ लोगों को चुभी है और उसका नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं आरजेडी प्रत्याशी को शायद भुगतना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि नहीं, मामला आरजेडी के पक्ष में जा रहा है। जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या, मौत या साजिश अभी तय नहीं है। आप इसको कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि हत्या है, मौत है, साजिश है, दुर्घटना है, क्या है। लेकिन वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के बाद जो खड़ा हुआ समीकरण, उसमें लग रहा था कि कहीं न कहीं वीणा देवी विनर के तौर पर आ रही हैं। सहानुभूति वीणा देवी की ओर झुक जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन वो मामला 12 घंटे में ही पलट गया। इसलिए पलट गया कि एक जातियों के खिलाफ गाली-गलौज की गई। तो ये भी
सामाजिक समीकरण को साधने के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं बैड एलिमेंट के तौर पर गिना जाता है ना। तेजस्वी यादव कहते थे बैड एलिमेंट, मोकामा का बैड एलिमेंट। तो ये क्या है, किसी के लिए जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज करना? तो मोकामा का समीकरण एक बार फिर वही है जहां से चला था। कुछ दिनों के लिए चुनाव अभियान के दौरान 2 दिनों के लिए अनंत सिंह पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर से अब किसी भी प्रत्याशी का मुकाबला अनंत सिंह से ही है, भले ही वे जेल में चले गए हों। नहीं, पर जिनसे ठीक है, चुनाव आपकी अनंत सिंह बात आपने 2015 बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई रामबंधु बस जी। अनंत सिंह लड़ाई में है, ये सच, पर उनके सामने कौन? सूरजभान सिंह है या पीयूष प्रियदर्शी, या ये लड़ाई ट्रायंगुलर है? आप मोकामा की वर्तमान स्थिति के बारे में हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। अनंत सिंह के सामने आरजेडी है और आरजेडी का जो जनाधार है वो है। वो भले ही वीणा देवी उनके उम्मीदवार हैं और आरजेडी के उम्मीदवार के पति सूरजभान सिंह हैं, लेकिन सूरजभान सिंह का जो व्यक्तिगत प्रभाव था या जिस प्रभाव के कारण सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया, वो अब दिखता नहीं है ये दुलारचंद की हत्या वाली घटना के बाद। लेकिन आज भी उनके सामने आरजेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां जदयू का मुकाबला, या जदयू कहें या अनंत सिंह का मुकाबला, आरजेडी से ही है। अब पीयूष प्रियदर्शी वहां के पूरे धानुक समाज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उसका वोट जो जो परंपरागत तौर से जिस यादव समाज से जो दूरी थी मोकामा के टाल क्षेत्र में, और गाहे बेगाहे और समय दर समय अनंत सिंह उनके पक्ष से ही यादव की लड़ाई भी लड़ा करते थे। जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनकी खेती के लिए, या जब उनके खेत का जो बंटवारा होता था उस सबों में अनंत सिंह यादव से उलझते थे उन्हीं लोगों के कारण। तो उन सभी बातों को ताक पे रख के सिर्फ एक घटना के कारण, दुलारचंद वाली घटना के कारण अति पिछड़ी समाज और यादव के बीच एक जातिगत या सामाजिक गठबंधन बन जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। और 80 के दशक में दुलारचंद तो बहुत बड़े गैंगस्टर थे और बहुत सारी उन्होंने हत्याएं की हैं, अपराध किए हैं, जिसका शिकार वो जाति भी रहा है और सवर्ण समाज भी रहा है। तो उस सब चीजों पे पट जाएगा केवल एक पीयूष प्रियदर्शी की इस रैली के कारण। ये ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे इसमें संदेह लगता है। और जो आरजेडी कहीं ना कहीं अपने जो उनका जो भी जनाधार हो, यादव जनाधार, मुस्लिम जनाधार जो हो, उसी के साथ वो रहेंगे। पीयूष प्रियदर्शी ने, मुझे लगता है कि पीयूष प्रियदर्शी का दुलारचंद से जो पहले राजद के कार्यकर्ता होने के कारण उनसे उनका जो लगाव था, और अनंत सिंह और दुलारचंद में जो तनाव था, इसका फायदा पीयूष प्रियदर्शी ने बखूबी उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ उनका धानुक समाज पूरा उनके पास है और आज उनके कहने पे आरजेडी में वो वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, या फिर आरजेडी अपना जो उनका यादव का जो जनाधार है वो इस घटना के बाद जन स्वराज को वोट ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वहां पे तेजस्वी यादव भी गए हैं, आगे भी प्रचार करेंगे। तो जन स्वराज के उम्मीदवार केवल अनंत सिंह को हराने के लिए आरजेडी जन स्वराज को या जन स्वराज के उस प्रत्याशी का समर्थन कर देगा, इतना बड़ा निर्णय आरजेडी की ओर से लिया जाएगा, मुझे इस बात में संदेह है। ये सही बात है कि वहां पे जन स्वराज नहीं तो है, जो है वो सिर्फ पीयूष प्रियदर्शी है, लेकिन वहां पे आरजेडी का तो उनकी पार्टी का तो तंत्र है, वहां जो निर्णय लेंगे वो आरजेडी का होगा। वहां का यादव बिना आरजेडी या बिना तेजस्वी यादव के कहे इस घटना के कारण केवल वो जन स्वराज का समर्थन कर दे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए वहां लड़ाई अनंत सिंह और आरजेडी के बीच ही है। और इस घटना के बाद एक सहानुभूति बढ़ी है। देखिए, सूरजभान सिंह अगर गए हैं, वो हारते या जीतते, ये घटना नहीं होती तो वो जीते या हारते, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका जाति कुछ ना कुछ कमो बेश उनके साथ रहता। इस घटना के बाद उम्मीद है कि वो खिसक जाएगा। जिस तरीके से ये एक पूरे बिहार में इस घटना का प्रभाव पूरे बिहार में पड़ेगा, और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो अधिक संख्या में भूमिहार को टिकट दे करके जो या भूमिहार वोट में सेंधमारी का एक जो प्रयास तेजस्वी यादव का रहा है, उसमें उन्हें काफी हद तक निराशा हासिल होगी। और इन्हीं सारी समीकरणों के कारण मौके की तगाजा को समझते हुए ललन सिंह गए हैं और वहां एक अलग तरीके के नेतृत्व देने का वो प्रयास कर रहे हैं।
तो आज भी वहां की जो लड़ाई है बिल्कुल वो आरजेडी और अनंत सिंह के बीच की ही लड़ाई है। आप जो कह रहे हैं रामबंधु बस जी, आप जो कह रहे हैं, मुझे भी पॉलिटिक्स उसी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच की लड़ाई होती है, फिर तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होगी, ये साफ दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी, जो कि धानुक और यादव का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे थे, इसका मतलब तो ये होगा कि पीयूष प्रियदर्शी वैसा बना लेते हैं मोकामा में, तो ये सच मान लिया जाएगा कि धानुक समाज जो जेडीयू का वोटर रहा है, वो उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। फिर नीतीश कुमार के प्रभाव का क्या, सम्राट चौधरी के प्रभाव का क्या, ये एक बड़ा परिवर्तन हो। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पीयूष प्रियदर्शी फिर लड़ाई में दिखाई पड़ेंगे, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल बात यही कही जा रही है कि अनंत सिंह बनाम कौन, अनंत सिंह के सामने कौन, पीयूष प्रियदर्शी या सूरजभान सिंह। क्योंकि आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से शव यात्रा में एक जाति विशेष को गाली दी गई, भूमियारों को गाली दी गई, और वो मैसेज बड़ी तेजी से फैला कि भाई आप एक आदमी को गाली दे सकते हैं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, पूरे समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। और खास तौर पर शव यात्रा में सूरजभान सिंह की पत्नी शामिल थी, उनके सामने गाली दिया जा रहा था उस यात्रा में, और वो चुपचाप सुनती रही। तो ये भी एक बड़ा इमोशनल इश्यू बन गया है कि गाली आप दीजिए, जिसने मारा वो गलत किया, लेकिन आप पूरे समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। और खास तौर पर सूरजभान सिंह अपने जाति के बीच में क्या उसी तरीके से मजबूत रह पाएंगे, इस पे तो अब सवाल उठने लगे। और मुझे लगता है इसी मौके को भांप करके ललन सिंह को ऐसा लगा कि ये बड़ा सही मौका है, खास तौर पर मोकामा में, बाढ़ में, आप लखीसराय में, बेगूसराय में, सूरजगढ़ा में, शेखपुरा में, बरबीघा में, यहां तक कि नवादा में, ये जो स्ट्रांग मैसेज जाएगा, इस मैसेज को भुनाना चाहिए अपने पक्ष में, और इसका फायदा उठाते हुए एक बड़े नेता के तौर पर आगे आना चाहिए। आलोक वत्स जी। अनम्यूट करिए। मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूं पंकज जी कि मोकामा का चुनाव अंतोगत्वा त्रिकोणीय हो जाएगा और फाइट आनंद सिंह और पीयूष प्रियदर्शी में होगी निश्चित तौर पर। और ऐसा ध्रुवीकरण पूरे बिहार के स्केल पे हो रहा है, होने जा रहा है। बैकवर्ड ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है, जो जानकारियां विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। भूमिहार कितना यूनाइटेडली खड़ा होगा। अभी कह रहे थे बंधुवत जी की आरजेडी ने जो टिकटें दी है भूमिहारों को, वहां भूमिहार उनको वोट नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। विगत चुनाव में भी आपने देखा होगा एमएलसी के जो राजद के भूमिहार कैंडिडेट थे वो जीते थे। अब ये धारणा बदल चुकी है कि वो भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूरी करेगा। वो अगर अपना कोई कैंडिडेट उसको लगेगा किसी भी दल से अगर निकलता हुआ नजर आ रहा है तो वो उसको निश्चित तौर पर वोट करेगा। इसलिए भी लड़ाई संघर्षशील हो गई है मोकामा को लेकर। पूरे बिहार में कांटे की टक्कर है सब जगह। कहीं पर आप क्लीन स्वीप का जो मामला चल रहा था विगत, लगता था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। और इस मौके को भुनाने के लिए ललन सिंह गए हैं वहां पे कि हम इस क्षेत्र में भूमिहारों के लीडर हो जाएं। अभी इस चीज को देखना परखना, भूमिहार इसको देखेंगे परखेंगे, क्योंकि 2-4 बार उन्होंने किसी को लीडर प्रोजेक्ट किया और उनका जो व्यवहार रहा समाज के प्रति वो बहुत निराशाजनक रहा है। इसलिए एकाएक अभी भूमिहार किसी को अपना नेता मान ले, ऐसा मेरा मत नहीं है। अभी वो किसी को मानने के पहले काफी परखेगा, उनसे कुछ बलिदान चाहेगा, तभी उनको अपना भूमिहार लीडर मानेगा। लेकिन नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रामबंधु बस जी,
नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं रामबंधु बस जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव की भी तो लोकप्रियता है ना। अगर यादव समाज पीयूष प्रियदर्शी के तरफ चला जाता है तो एक बात तो साफ नजर आएगा कि भाई आरजेडी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में खड़ा हो गया मोकामा में, यही कहा जाएगा। फिर ये जो सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को टिकट दिलाने का जो उन्होंने काम किया, उसमें वो बुरी तरीके से फैलाएंगे। और इस तरीके से अगर होता है तो आपने ठीक ही कहा, जो इस बार भूमियारों को ज्यादा टिकट दिया, लेकिन इस वाकये से तेजस्वी यादव को या उनकी पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। जी निश्चित तौर पे कि अगर इस एक घटना के कारण तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला जो जनाधार है, यादव जनाधार है, वो भी अगर शिफ्ट हो जाता है, तो निश्चित तौर पे दिखाता है कि उस इलाके में तेजस्वी यादव या आरजेडी का कितना प्रभाव रहा है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ऐसा कर पाने में सफल हो जाएंगे, इसमें संदेह करने की अच्छी खासी गुंजाइश है। देखिए, वो वहां के स्थानीय नेता भी नहीं है और वो जनाधार वाले नेता भी नहीं है। अगर वो जनाधार वाले नेता होते तो उनको टिकट वहां से मिल जाती। जी, वो उनका वहां पे पीयूष पीयूष प्रियदर्शी का इस घटना के बाद भले ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दुलार चंद उस इलाके के यादव के सबसे बड़े नेता थे। भले ही हत्या होने के बाद किसी भी नेता के पक्ष में सहानुभूति की लहर फैलती है, लेकिन क्या वो इतने बड़े नेता हो जाएंगे कि यादव यादव आरजेडी के प्लेटफॉर्म से हट करके वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ चला जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं इसमें फिर सूरजभान सिंह की कैसी भूमिका होगी, क्योंकि वहां पे आरजेडी की ओर से जो सूरजभान सिंह हैं, उनका अगर अपनी जाति की ओर से कोई प्रभाव, अगर वो अपने प्रभाव वाला वोट बैंक आरजेडी की ओर नहीं ला पाएंगे, तो उसमें हाँ, बोलिए 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 रामबंधु बस जी। चलिए, आलोक जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर के आपने कहा बहुत सारी सीटों पर गोलबंदी होगी, ध्रुवीकरण होगा, लेकिन लेकिन आप ऐसा देखें तो धानुक समाज, कोयरी, कुर्मी, ये तो जेडीयू का आधार वोट बैंक रहा है। और जिस तरीके से ललन सिंह उतरे हैं मैदान में, और फिर नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं अंतिम बार है, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, तो आपको नहीं लगता कि ये यादव और धानुक समाज, क्योंकि टाल में एक दूसरे के सामने भी रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा जो प्रयास पीयूष प्रियदर्शी का है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, जहां पे पप्पू यादव लड़ रहे थे और आरजेडी का भी कैंडिडेट था। यही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने वहां जाके कहा था कि अगर आरजेडी को नहीं वोट देना है तो बीजेपी की कैंडिडेट को दे देना और पप्पू यादव को मत जीतने देना। यहाँ भी कमोबेश अंतोगत्वा वही स्थिति होगी। मैं आपको अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण के साथ ही तो ये शुरुआत हुई थी इस चुनाव की। दुलार चंद यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब मोकामा का सबसे बड़ा डॉन पीयूष प्रियदर्शी है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी और दुलार चंद यादव कंबाइन होकर न लड़ रहे थे ये चुनाव, तो उनके बीच में कोई ना कोई समझौता तो वही होगा कि हाँ जी, हमको साथ चुनाव लड़ना है और हमारी जातिगत समीकरण एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेगी। अगर हत्या नहीं हो जाती तो ये दोनों तो साथी लड़ रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुलार चंद यादव भी वहां के कद्दावर नेता थे। राजद ने भी उनको बहुत दिनों तक अपने पास रखा था, और वैसे भी उनके उस इलाके में पकड़ थी और अनंत सिंह से खुली अदावत थी उनकी, ये भी छुपा हुआ नहीं है। आज उनके समाज के लोग उनकी हत्या के बाद क्या उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या वो नहीं अंदर से उबल रहे होंगे? मुसलमान नहीं, ये आपका जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं था इस असेंबली से।
विरोध में था। और ये कोई और नहीं बल्कि नीरज कुमार ने भी इसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। जब वो ललन सिंह का विरोध कर रहे थे, माफ करिएगा, अनंत सिंह का विरोध कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कितना प्रभाव है मोकामा में, वो लोकसभा में दिख चुका है। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह एक बार फिर से हीरो बनेंगे? क्या वो जेल गए हैं तो चुनाव जीत ही जाएंगे, या अनंत सिंह पर जो आरोप लगा है उस वजह से अनंत सिंह कमजोर पड़ेंगे? क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी गोलबंदी होगी। बहरहाल मोकामा का चुनाव इसलिए भी बेहद दिलचस्प है कि अनंत सिंह बनाम सूरज भान सिंह की पत्नी, जीतेगा कौन? अनंत सिंह बनाम पीयूष प्रियदर्शी, जीतेगा कौन? ये लड़ाई ट्रायंगुलर होगी या अनंत सिंह को टक्कर कौन देगा? अनंत सिंह विजयी होंगे या मोकामा का इतिहास बदलेगा? जो भी होगा, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। रामबंधु बस जी, आलोक बस जी और प्रियदर्शी रंजन, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।